हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर शिव शंकर शर्मा है और मैं एक आयुर्वेद कंसल्टेंट हूँ। आज हम ब्लैक फंगस के बारे में बात करेंगे। ब्लैक फंगस का मेडिकल नाम म्यूकोरमाइकोसिस है। और सबसे पहले हम देखेंगे ब्लैक फंगस कहाँ कहाँ पाया जाता है। ब्लैक फंगस सीलन वाली जगह, जहाँ पे बहुत ज़्यादा सीलन होती है, वहाँ पर ब्लैक फंगस पाया जाता है। जैसे सीलन वाला कमरा हो, या ऐसी जगह जहाँ पेड़ पौधों की सड़ी गली पत्तियाँ होती है, वहाँ पर ब्लैक फंगस पाया जाता है। तो और दूसरा, आजकल ये कोविड में आपने देखा भी होगा कि इस समय एयर में भी ब्लैक फंगस बहुत ज़्यादा फैल रहा है। अब अपन देखेंगे कि ब्लैक फंगस कितने तरह का है। ये बहुत तरह से होता है, बहुत तरह से अलग अलग जगह से अपने शरीर में जाता है। अगर ये नाक के और मुंह के थ्रू, अगर अपने नाक के थ्रू अगर अपने बॉडी में जाता है, नेजल ऑर्बिट में जाता है, तो उसको रीनो ऑर्बिटल सेरिब्रल माइकोम्यूकोसिस बोलते हैं। अगर ये नाक के थ्रू जाके और फेफड़ों में चला जाता है, इसको पल्मोनरी माइक्रोम्यूकोसिस बोलते हैं। और अगर ये अपनी त्वचा से होते हुए अंदर जाता है बॉडी में, तो इसको क्यूटेनियस माइकोम्यूकोसिस बोलते हैं। और अगर ये अपने आंतों में चला जाता है या तो इसको गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल माइकोम्यूकोसिस बोलते हैं। तो कई तरह से है, अलग अलग जगह से अपने अलग अलग ऑर्गन्स में, बॉडी में जाता है। लेकिन अभी जो सबसे तेज़ी से जो फैल रहा है वो अपने नाक के थ्रू, नेज़ल के थ्रू बॉडी में जा रहा है, या माउथ के थ्रू भी जा रहा है। तो ये दो जगह इसकी मेन है जिसकी वजह से ये अपनी बॉडी के अंदर जा रहा है। अब इसका मुख्य कारण जो है, इसका सीज़न अगर अपन देखें तो इसका मुख्य सीज़न अभी बसंत और गर्मी और बसंत के बीच की जो ऋतु है, यानी कि जून जुलाई तक इसका संक्रमण ज़्यादा देखा जाता है। और ये एक तरह का कवक है, शैवाल है, म्यूकोसाइटोसिस फंगाई नाम से एक तरह का एक कवक है, या आप देखें तो एक फफूंद और काई है जो कि एयर के थ्रू अपने नाक में चली जाती है। और बहुत सारे लक्षण इसमें दिखाई देते हैं। जैसे अगर आप देखेंगे तो किस तरह के लक्षण अपन को शुरू में दिखाई देंगे कि नाक में जाने के बाद में थोड़ी बहुत आपकी नाक बंद रहेगी, हल्का सा जुकाम रहेगा, आपके दांत में भी दर्द हो सकता है। साथ ही साथ आपके चेहरे में थोड़ा बहुत सूनापन, मतलब सूना रहेगा, चेहरा थोड़ा सूना सूना हो जाएगा। हल्की हल्की शुरुआती समय आपके आँख के आसपास हल्की हल्की स्वेलिंग आने लग जाएगी, सोजन या स्वेलिंग, इसको इन्फ्लामेशन बोलते हैं, वो आना शुरू हो जाएगी। आँख के ऑर्बिट के चारों तरफ स्वेलिंग आना शुरू हो जाती है। साथ में आईलिड्स है, आईलिड्स भी आपके भारी भारी रहते हैं, ये पलकें भारी भारी हो जाती हैं आँख की। और आँख की जो देखने की मूवमेंट है वो भी कम हो जाती है और इसमें तेज़ी से स्वेलिंग आती है। और आपने देखा भी होगा कि जब ये अंदर जाता है, अपने टिश्यूज़ को गला देता है, गला के वहाँ पे एक तरह से छेद कर देता है, उसको पूरा नेक्रोसिस कर देता है। और एक काले काले धब्बे के रूप में जब ये बीमारी 2 से 5-7 दिन की हो जाती है, इन्फेक्शन ज़्यादा होता है, तो काले रंग के धब्बे नाक के आसपास या यहाँ पे दिखाई देते हैं। और ये नाक को डैमेज कर देता है, पूरी नाक को गला देता है। और अभी बहुत तेज़ी से देखा जा रहा है कि इस फंगस की वजह से लोगों के आंखें जा रही हैं, वो धीरे धीरे जाके फंगस पूरा नेक्रोसिस करता है, आंखों को गला देता है, आंखों को खा जाता है और व्यक्ति अंधा हो जाता है। अंधा होने के बाद इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। इन्फेक्शन अगर आंखों में चला जाए तो कोई ट्रीटमेंट नहीं है। तो प्रारंभिक ट्रीटमेंट करके ही हम इससे बच सकते हैं। तो अब हम देखेंगे कि ये इतनी तेज़ी से क्यों फैल रहा है। देखिए, फंगस तो पहले भी था और आज भी है, और इस तरह से ये इन्वायरमेंट में है। लेकिन अभी जो देखा जा रहा है, ये फंगस उन लोगों के फैल रहा है जिनकी इम्यूनिटी बहुत कमज़ोर है। या ये मानिए कि आप देखिए, जो व्यक्ति कोविड से ठीक होके वापस आ रहा है तो उसकी इम्यूनिटी कमज़ोर है, क्योंकि कोविड के ट्रीटमेंट में पेशेंट को बहुत ज़्यादा एक्सेस में स्टेरॉयड का यूज़ किया जाता है। स्टेरॉयड का यूज़ करने से पेशेंट कोविड से तो बच रहा है, लेकिन उसकी इम्यून सिस्टम बड़ा कमज़ोर हो रहा है, जिसकी वजह से। और दूसरा, उसके साथ में अगर उसके डायबिटीज़ भी है तो खतरा और भी बढ़ जाता है। तो डायबिटिक पेशेंट, साथ में उसको कोविड भी हुआ था,
उन लोगों के लिए ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है और उन लोगों की ये इन्फेक्शन बहुत तेज़ी से फैल रहा है। दूसरा, जिसकी वैसे भी डायबिटीज़ बहुत हाई रहती है उन लोगों के लिए। तीसरा, जिसने खून पतला करने की दवाइयाँ भी इस समय बहुत तेज़ी से दी जा रही है कोविड में, एंटीकोगुलेंट, एस्प्रिन वगैरह, उसकी वजह से भी ये दिक्कत देखने में आ रही है, इम्यूनिटी कमज़ोर हो रही है। तो ये इसके कुछ लक्षण हैं और ख़ासकर जिनकी डायबिटीज़ ज़्यादा है और जो पेशेंट ठीक होकर हॉस्पिटल से आए हैं उनके लिए उनको ज़्यादा सावधानी की ज़रूरत है। तो अब इस फंगस से कैसे बचेंगे हम, किस तरह से आयुर्वेद का यूज़ करके हम इस फंगस से बच सकते हैं, तो बहुत आसान तरीके हैं। इसका इन्फेक्शन मुंह से या फिर नाक से ज़्यादा हो रहा है, जैसे मैंने बताया था कि राइनो ऑर्बिटल सेरिब्रल माइकोमिकोसिस ज़्यादा हो रहा है जो नाक के थ्रू हो रहा है, तो हमें कुछ नहीं करना, मुंह के थ्रू हो रहा है। तो इसमें अपने को क्या करना है, बहुत आसान तरीका है कि आप 1/4 चम्मच से कम हल्दी लीजिए, टर्मरिक, उसके अंदर जितनी हल्दी लिए उससे आधा नमक डालिए और थोड़ा सा उसमें आप फिटकरी डालिए और लौंग का तेल, ये सब डाल के उसको मिला के और जैसे अपन पेस्ट करते हैं, मंजन करते हैं, वैसे मंजन कीजिए और गुनगुने पानी से उससे गरारी कीजिए। आपके मुंह में कोई भी बैक्टीरिया, फंगस या अगर पायरिया है, दांत से खून निकल रहा है, वो सब ठीक हो जाएंगे। और दूसरा तरीका और है लिक्विड में। अब आप चाहें तो उसमें IMC श्री हल्दी, श्री तुलसी की ड्रॉपर आती है जिसमें 5 तरह की तुलसियाँ हैं और हल्दी के अंदर भी बहुत सारे गिलोय वगैरह मिले हुए हैं, तो वो ड्रॉपर भी आप 2-2, 3-3 डाल के उसमें थोड़ी सी फिटकरी डाल के 2 चूटी, बिल्कुल थोड़ी सी 2 ग्राम 1 ग्राम के लगभग डाल के और उससे आप गार्गिल कर सकते हैं, तो आपको बहुत अच्छा फ़ायदा होगा। दूसरा, नोज़ में जो जा रहा है उसका ट्रीटमेंट, अपन प्रीवियस ट्रीटमेंट कैसे करें, प्रीवियस प्रिकॉशन कैसे रखें, तो उसके लिए बहुत साधारण तरीका है। एक तो अपन देसी घी, जो गाय का होता है देसी घी, वो हल्का गुनगुना करके नाक में रोज़ 1-1 बूंद डालें तो अंदर जो भी इन्फेक्शन होगा वो ख़त्म हो जाएगा। या फिर कुछ नहीं है तो सरसों का तेल भी अपन डाल सकते हैं, या फिर एक मेडिसिन आती है, अणु तेल आती है आयुर्वेद में, जो आयुर्वेद मेडिसिन में मिल जाती है, वो भी अपन डाल सकते हैं। और इससे भी सबसे ज़्यादा इफेक्टिव तरीका है नाक में भाप लेने का, जो मैं आपको बता चुका हूँ कि एक पतीले में पानी गर्म करके उसमें श्री तुलसी डाल के 4-5 बूंदे और कपूर थोड़ा सा डाल के और लौंग, थोड़ी सी लौंग और काली मिर्च ये डाल के और टावल लेकर अपन उसकी भाप लें तो वो भाप अंदर तक जाएगी। और अगर वो इन्फेक्शन अपने फेफड़ों में भी चला गया है और खांसी वगैरह आ रही है, पेन हो रहा है, वो भी ठीक हो जाएगा। और दूसरी जो चीज़ है इससे बचाव के लिए हमें बहुत सावधानी रखनी पड़ेगी और गिलोय का सेवन आप कर सकते हैं, जैसे एलो संजीवनी मैंने पहले बताया था, या गिलोय का लाके उसको क्रश करके उसका काढ़ा भी बना सकते हैं, क्योंकि गिलोय से इम्यून सिस्टम बनता है और वो डायबिटीज़ में भी फ़ायदा करता है। गिलोय डायबिटीज़ के लिए भी रामबाण है और साथ में इस इन्फेक्शन में भी बहुत अच्छा काम करता है। तो आप सब ये छोटी छोटी तकनीकी अपनाएंगे तो 100% आप जब तक ये रोज़ करेंगे तो आपको ये इस तरह का इन्फेक्शन नहीं होगा। साथ में बहुत सारी दवाइयाँ भी इसमें आयुर्वेद में आती है, क्योंकि हम इसको कृमि रोग मानते हैं, कृमि कीड़े होते हैं जो हर तरह के होते हैं, तो ये भी एक टाइप ऑफ कृमि है। तो इसमें विडंगासव वगैरह है, विडंग चूर्ण है, ऐसे आयुर्वेद मेडिसिन भी यूज़ करते हैं। तो इसके लिए अगर आपके इन्फेक्शन ज़्यादा है तो आपको आयुर्वेद डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ेगा और उनके सुपरविज़न में, उनके देख रेख में दवा लेनी पड़ेगी। तो दोस्तों, इस इन्फॉर्मेशन को सबको फैलाएं, साथ में इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि आपको आगे और भी बीमारियों का विवरण मिलता रहे और आप सब स्वस्थ रहें, घर रहें और घर से बाहर निकले तो मास्क ज़रूर लगाएं। नमस्कार।